चलिए, कैप्सूल कोर्स का यह पहली कक्षा है और आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया है कि कैप्सूल कोर्स में मैं अलग जो है हर एक सब्जेक्ट का नोट्स दे रहा हूं और इस नोट्स में आपको केवल जो महत्वपूर्ण बात है, जो आपको क्वेश्चन पेपर में रहेंगे, जहां से केवल उन्हीं चीजों को मैंने इस नोट्स में शामिल किया है। अभी आपको इस लेक्चर को क्या करना है, सुनना है। इनके कुछ देर बाद एप्स पर जब रिकॉर्डिंग अपलोड होगी तो आप उस रिकॉर्डिंग को भी क्या कीजिएगा, सुनिएगा। और ये आगामी 1 महीना केवल हम जितना काम करवाएंगे, जितना काम करने के लिए कहेंगे, उनको पूरा आप लोगों को करना है। अच्छा, ये बताइए आप लोग चैट बॉक्स में कि कल जो आप लोगों को बोले थे 8 वीडियो देखने के लिए, उसका लिंक भी मैंने शेयर किया था, कितने लोगों ने उन्हें देखा था? अखिलेश सारा वीडियो देखे थे, नीतीश देखे थे, रिंकू देखी थी, स्वाति, ठीक है, रोशन सिंह कुछ देखे थे। ओके, गोपाल 2 वीडियो देखे थे। ठीक है, अच्छा किए, और वो करना ही था आप लोगों को। क्या उस वीडियो को देखने के बाद जो है शिक्षा शास्त्र की जो बेसिक कॉन्सेप्ट थी वह कुछ दिमाग में आई? ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट वो वीडियो था। जो नहीं देखे थे, देखे हैं अभी तक, वो देख लीजिएगा। क्योंकि दिए गए निर्देशों का यदि आप पालन नहीं करते हैं तो इनका खामियाजा आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल स्वाति। सर हमको जीन पियाजे में आत्मसातकरण और ये सब जो है ना सर, वो नहीं समझ में आता है सर, उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। ओके, यह सीडीपी का कैप्सूल कोर्स खत्म होने के बाद भी जब दिक्कत रहेगी तब आप फिर हमको बोलिएगा, ठीक है? चलिए, अब हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सीडीपी में पहला टॉपिक है वृद्धि और विकास, ठीक है? ठीक है अमित जी, मैं पुनः एक बार ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो वृद्धि और विकास, इनमें अंतर आप सभी लोग जानते होंगे। वृद्धि जो है वह केवल मात्रात्मक या परिमाणात्मक या संख्यात्मक होता है, ठीक है? क्योंकि वृद्धि को आप माप सकते हैं और विकास जो है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। किसी बच्चे के शरीर में होने वाला परिवर्तन वृद्धि कहलाता है, लेकिन शरीर के साथ साथ व्यवहार में भी होने वाला परिवर्तन जो है वो विकास कहलाता है। आप जानते हैं
शारीरिक परिवर्तन एक नियत उम्र तक चलती है, तो वृद्धि जो है वो नियत उम्र तक चलती है, और विकास जो है आजीवन या निरंतर चलती रहती है। वृद्धि एक छोटी अवधारणा है, संकीर्ण अवधारणा है, जो केवल शारीरिक विकास की बात करता है। लेकिन विकास जो है एक व्यापक अवधारणा है, जो मानव जीवन में होने वाले समग्र परिवर्तन को उल्लिखित करता है। वृद्धि विकास में अंतर्निहित है। ये आपको वृद्धि और विकास में अंतर हो गया। आगे दूसरा टॉपिक है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बाल या बच्चा किसको कहते हैं? तो 0 से 18 उम्र का जो भी मनुष्य होता है उसको बच्चा कहा जाता है, बाल कहा जाता है। और विकास किसको कहते हैं? तो मानव में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन विकास कहलाता है। तो बाल विकास किसको कहेंगे? तो 18 से नीचे आयु वर्ग के जो भी मनुष्य हैं उनमें होने वाला निरंतर विकास बाल विकास कहलाता है। यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत हम लोग केवल 18 इयर्स तक के जो ह्यूमन है उनके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, ये जो बच्चों की उम्र की अवधि है 0 से 18 वर्ष, इसको हम बचपन कहते हैं। और बचपन जो है वह एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है। याद रखिएगा, बचपन सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है। हाँ, रिकॉर्डिंग लगी हुई है। सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है कौन? बचपन। अलग अलग समाज और संस्कृति में बच्चे और बचपन को देखने का नजरिया जो है वह अलग अलग होता है। आप इसका अनुभव भी किए होंगे। एक धनी मानी कुलीन परिवार के बच्चे का जो बचपन है, एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे का जो बचपन है, एक गरीब परिवार के बच्चे का जो बचपन है, एक आदिवासी बच्चे का जो बचपन है, उनमें आपको काफी भिन्नता देखने को मिलेगी। जो एक बड़े परिवार का बच्चा है वह 15 वर्ष तक बचपना ही करता है, लेकिन एक गरीब परिवार का बच्चा 10 वर्ष में ही प्रौढ़ के जैसा आचरण करने लगता है। तो बचपन का जो स्वरूप है वह सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है। ये बात आप लोगों को दिमाग में सेट रखना है कि बचपन सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है और समाज और संस्कृति के आधार पर बचपन में भिन्नता देखने को मिलती है। क्योंकि कई शिफ्टों में इस बार इस चीज को घुमा करके पूछा गया है। आगे जो तीसरा पॉइंट है वह है विकास के आयाम या प्रकार। देखिए, बाल विकास के मुख्य रूप से 4 आयाम हैं। आयाम माने प्रकार या टाइप्स। ये जो 4 आयाम हैं उनमें पहला है शारीरिक या जैविक विकास, दूसरा है संज्ञानात्मक मानसिक या बौद्धिक विकास, तीसरा है सामवेगिक या भावनात्मक या
संवेदनात्मक विकास और चौथा है सामाजिक विकास। बाल विकास के यही 4 मुख्य आयाम हैं। अन्य जो आयाम है बाल विकास के, वह किसी न किसी रूप में इन्हीं चारों आयामों में अंतर निहित है। तो पहला आयाम है शारीरिक या जैविक विकास। तो उम्र सापेक्ष यानी उम्र के अनुसार एक मनुष्य के शरीर में जो परिवर्तन होता है उसको हम शारीरिक या जैविक विकास कहते हैं। संज्ञानात्मक, मानसिक या बौद्धिक विकास आप लोग समझ रहे होंगे। बच्चे के बुद्धि में जो परिवर्तन होता है, या बच्चे या मनुष्य जो कहिए, उनमें जो तर्क करने, स्मरण करने, चिंतन करने, कल्पना करने आदि की क्षमताओं का विकास होता है, उसको हम संज्ञानात्मक या मानसिक या बौद्धिक विकास कहते हैं। तीसरा है सामवेगिक या भावनात्मक या संवेदनात्मक विकास। आप जानते हैं कि मनुष्य जो है वह कई प्रकार के संवेगों या भावनाओं का प्रदर्शन करता है। कभी वह क्रोध करता है, कभी वह खुद में आनंद महसूस करता है, कभी उन्हें खुद पर गर्व होता है, तो कभी वह गलानी महसूस करता है, कभी किसी से ईर्ष्या महसूस करता है, कभी घृणा महसूस करता है, कभी उसे भय आती है मन में। तो ये भय, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, आत्माभिमान, आत्मगलानी, कामुकता, एकाकीपन, ये सब क्या है? संवेग है, भावनाएं हैं। तो उचित परिस्थितियों में उचित संवेग का उचित मात्रा में प्रदर्शन करने की क्षमता में जो विकास होता है उनको संवेगात्मक या भावनात्मक विकास कहते हैं। और चौथा है सामाजिक विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन और समायोजन, या समाज एक सामाजिक प्राणी के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया है, या सामाजिक गुणों का जो किसी बच्चे में विकास होता है, उनको हम सामाजिक विकास कहते हैं। ये आपको विकास के 4 मुख्य आयाम हैं। इनके अलावे एक होता है आपको मनोगामक विकास। मन और शरीर के गति में जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, उसको हम मनोगामक विकास कहते हैं। एक होता है नैतिक विकास। कौन सा व्यवहार सही है और कौन सा व्यवहार गलत है, इनके बीच अंतर कर पाने की क्षमता का जो विकास होता है, उसे हम नैतिक विकास कहते हैं। यह नैतिक विकास सामाजिक सामवेगिक विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो ये सब अन्य आयाम हैं, लेकिन मुख्य आयाम 4 ही है। शारीरिक या जैविक विकास, संज्ञानात्मक मानसिक या बौद्धिक विकास, सामवेगिक भावनात्मक या संवेदनात्मक विकास, और चौथा है सामाजिक विकास। सर एक बार संज्ञानात्मक विकास फिर से बताइए ना। संज्ञानात्मक माने हुआ संज्ञान। संज्ञान मीन्स नॉलेज। किसी बच्चे के नॉलेज में जो डेवलपमेंट होता है, जिसको आप बुद्धि कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, उनका जो विकास होता है, उनको संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। और संज्ञानात्मक विकास के कारण ही बच्चे में तर्क करने,
स्मरण करने, कल्पना करने जैसी क्षमताओं का विकास होता है। जिसे बौद्धिक विकास कहते हैं उसी को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए ठीक है। अब जो नोट्स का पेज नंबर 2 है, आप लोग नोट का प्रिंट करा करके अपने सामने में रखे होंगे, हमको लगता है, क्योंकि वो रखना आपको जरूरी है कि कुछ बातें जो आपको लगे कि नोट के अलावे सर बोल रहे हैं तो उनको वहां पर आपको ऐड कर लेना है। अब है विकास की विशेषताएं या सिद्धांत। यहाँ 13 गो पॉइंट हम लिखे हैं और इन 13 पॉइंट से एक गो क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको एग्जाम में रहेगा और इसमें उतना ही पॉइंट लिखे हैं जितना जरूरी है। तो ये 42 पेज का जो नोट है ना, इनके एक एक शब्द को आपको याद रखना होगा और वो शब्द क्या कहता है इस चीज को भी दिमाग में बैठाना होगा, तब आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। देखिए, विकास की विशेषताएं ऑब्लिक सिद्धांत में पहला है कि विकास जो है आजीवन या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भाधान, गर्भ में जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में निषेचित होते हैं तब से लेकर के जब अंतिम सांस निकलती है तब तक विकास लगातार चलता रहता है, यह कभी रुकता नहीं है। इस सिद्धांत को हम निरंतरता का सिद्धांत भी कहते हैं। यदि आपको एग्जाम में पूछ दे कि निरंतरता के सिद्धांत का निहितार्थ है तो आपका उत्तर होगा कि यह सिद्धांत कहता है विकास कभी रुकती नहीं है, गर्भाधान से मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। दूसरा है कि विकास जो है ना वह बहुदिशीय होता है। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, इनमें कौन कथन सही है, कौन कथन गलत है, 4 को ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन दे देगा विकास एक दिशीय होता है, तो आप उसको गलत काट देंगे क्योंकि विकास बहुदिशीय होता है। विकास बहुआयामी होता है, अनेक आयाम है विकास के, अनेक प्रकार है, अभी प्रकार सब हम बताए थे। विकास एक जटिल प्रक्रिया है और यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दुनिया के हर एक कोने में हर एक जीव के साथ विकास की घटना घटती है। यह आपको सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। तो विकास बहुदिशीय होता है, बहुआयामी होता है, जटिल होता है और सार्वभौमिक होता है। विकास परिवर्तनीय होते हैं, चेंजेबल होते हैं, अर्थात यह लचीला और संशोधन योग्य होते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कोई बच्चा गलत आदत सीख लिया तो क्या उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है? तो आपका उत्तर होगा कि हाँ, हो सकता है। तो विकास फ्लेक्सिबल और संशोधन योग्य होता है, अमेंडमेंट इसमें हो सकता है, अर्थात यह चेंजेबल होता है। विकास अचर नहीं है, चर है। विकास चर है, अचर नहीं। क्या है? एक मिनट, विकास अचर नहीं होता है, विकास चर होता है। चर माने बदलने वाला, अचर माने जो नहीं बदलता। ठीक है। विकास में प्राप्तियां और हानियां
दोनों निहित होती है। प्राप्ति माने हुआ प्रॉफिट और हानि माने हुआ लॉस। तो विकास में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। यदि बच्चा अच्छी आदत सीख रहा है तो वहां विकास में प्राप्तियां होगी, और यदि गलत आदत सीख रहा है तो वहां विकास में हानि होगा। विकास ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं से प्रभावित होने वाली क्या है? प्रक्रिया है। अभी हम सामाजिक सांस्कृतिक दशा पर चर्चा किए थे। ऐतिहासिक दशाओं से भी विकास प्रभावित होता है। आपका जो बचपन है और अभी के बच्चे का जो बचपन है उसमें आप काफी अंतर देखिएगा, क्योंकि ऐतिहासिक परिवर्तनों का असर जो है वह विकास की प्रक्रिया पर भी पड़ता है। विकास जो है वह आनुवांशिकता और वातावरण के परस्पर क्रिया का, इंटरएक्शन का क्या है? परिणाम है। यानी विकास आनुवांशिकता और वातावरण के प्रभाव के गुणनफल के बराबर होता है। और इस सिद्धांत को हम ऐतिहासिक प्रभाव नैयर आलम, अब सोचिए कि आपके जमाने में, अब थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय जो बच्चे जन्म लेते थे, जन्म के साथ ही जब वह कुछ बड़े होते थे तो परतंत्रता का अनुभव करते थे और वे विद्रोही बन जाते थे। सरकार का स्वतंत्रता के संघर्ष में वो जो है जूझने लगते थे, उनके लिए वह तैयारी करने लगते थे। आज का जो बच्चा है उनको विरासत के रूप में स्वतंत्रता और लोकतंत्र मिला है। तो आज के बच्चे का जो विकास है वर्तमान परिस्थिति और उस समय के बच्चे का जो विकास हुआ करता होगा, दोनों में आपको अंतर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या होता है? साउंड कम हो गई है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सभी एक बार क्लास से लेफ्ट होकर के पुनः ज्वाइन कीजिए। तो क्लास से एक बार लेफ्ट हो गया तब क्लास से लेफ्ट होगी और उसके बाद आप बताइए, अब भी आवाज नहीं जा रही है? जा रही है सर कम आ रही है आवाज। काहे हो रहा है? कल भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, इससे पहले तो नहीं होता था। अब ठीक है सर, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, अब ठीक है। आवाज आ रहा है सर? ओके ओके ओके। ये क्या हो जाता है बीच बीच में? नेटवर्क इशू होता है कि क्या होता है? अच्छा ठीक है। या ये जो नया लिए हैं आपको क्या कर टैब सर, टैब। हाँ, ये टैब के कारण लगता है कि ऐसा हो रहा है क्या? सर टैब के सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम होगा, इसी वजह से मतलब अपडेट करते रहना, उसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा। ओ अच्छा, अपडेट कर लेंगे। ओके ओके, अभी ठीक है ना? सर अभी अच्छा आवाज है, सही है। ओके। अच्छा, सलोनी पूछ रही थी सर बहुदिशीय के बारे में एक बार बताइए। देखिए, बहुदिशीय विकास बहुदिशीय होता है। इनका मतलब है
कि विकास की आपको अनेक दिशाएं होती है। अब देखिए, कोई व्यक्ति जो है वह अच्छा खिलाड़ी बन जाता है, कोई व्यक्ति अच्छा संगीतकार बनने का गुण रखता है, कोई व्यक्ति जो है वह या अन्य क्षेत्रों में उनका विकास बेहतर होता है। तो विकास की दिशाएं आपको अलग अलग होती है। किसी का किसी क्षेत्र में विकास ज्यादा बेहतर होता है, तो किसी का किसी अन्य क्षेत्र में विकास ज्यादा बेहतर होता है। यही है विकास के बहुदिशीय होने का अर्थ। चलिए, हम छठा पॉइंट बता रहे थे कि विकास जो है आनुवांशिकता और वातावरण के परस्पर क्रिया का परिणाम होती है। आनुवांशिकता के लिए एक दूसरा शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है, प्रकृति, और वातावरण के लिए शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है, पोषण। तो इसको हम प्रकृति पोषण सिद्धांत कहते हैं। यानी आपसे यदि यह प्रश्न किया जाए कि विकास का प्रकृति पोषण सिद्धांत क्या कहता है, तो आपका उत्तर होगा कि प्रकृति का अर्थ है आनुवांशिकता और पोषण का मतलब है वातावरण। तो प्रकृति पोषण सिद्धांत यह कहता है कि विकास प्रकृति और पोषण अर्थात आनुवांशिकता और पर्यावरण के अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है। सातवां पॉइंट है, विकास आपको सीधी रेखा में नहीं होकर के वर्तुलाकार रूप में होती है। यानी विकास का दर जो है कभी तीव्र कभी मंद, कभी तीव्र कभी मंद, इस तरह से वह बढ़ती है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में विकास का ग्राफ होता है न। तो इसलिए विकास सीधी रेखा में नहीं होकर वर्तुलाकार होती है। चर अस्थाई होता है और अचर अस्थाई होता है। अचर माने नहीं बदलने वाला, परमानेंट। अचर माने चेंजेबल। आठवां पॉइंट है कि विकास जो है विकास की जो दर है वह भिन्न भिन्न होती है। इसको हम वैयक्तिक भिन्नता का भी सिद्धांत कहते हैं। आप देखिएगा अपने परिवेश में कि कुछ बच्चे का शारीरिक या संज्ञानात्मक विकास बहुत तेजी से होता है, कुछ बच्चे का थोड़ा धीमी गति से होता है। तो प्रत्येक बच्चे के विकास की जो दर है, रेट ऑफ डेवलपमेंट है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, ये वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है। विकास का दर तो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होती है, लेकिन विकास का जो क्रम है वह सभी में एक जैसा होता है। पांचवा पॉइंट में बहुत चर्चा किया है मैंने। सर आवाज नहीं आ रही है। सर माइक को फिर दूर कर दिया, आप माइक को पास में रखिए। चेंज करना पड़ेगा इस पढ़ाने के लिए। इसको वही स्थिति है फिर। तो सर सही है, अब पढ़ाइए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉब्लम कल से नहीं रहेगा, इसका सेटिंग देख लेते हैं। हाँ, तो नौवां पॉइंट कह रहा है कि एक जीव जाति के सभी सदस्यों में विकास का जो क्रम है वह एक जैसा होता है। ठीक है, जैसे कि मनुष्य का कोई भी शिशु है तो उनके विकास का जो स्वरूप है वह एक जैसा होता है। लगभग सभी बच्चा जन्म के समय नहीं बोलते हैं, मतलब केवल रोते हैं, कुछ दिन के बाद बोलना शुरू करते। एक निश्चित मतलब औसत समयावधि होती है विकास की।
तो एक जीव जाति का जितना भी मेंबर है उनके विकास का क्रम सीक्वेंस जो है वो आपको एक जैसा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत का कोई बच्चा पहले शैशवावस्था में रहता है और फिर बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, किसी दूसरे देश का बच्चा बाल्यावस्था में जन्म लेता है तब शैशवावस्था में प्रवेश करता है, ऐसा नहीं होता। यानी विकास का जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो आपको एक जैसा होता है। इसको हम समान प्रतिमान प्रतिमान का अंग्रेजी मॉडल होता है, तो समान प्रतिमान का सिद्धांत या क्रम की एक रूपता का सिद्धांत भी कहते हैं। बार बार ये पूछता याद रखना है कि व्यक्ति में अलग अलग बच्चों में अलग अलग व्यक्तियों में विकास की दर अलग अलग होती है, लेकिन विकास का जो क्रम है वो आपको एक जैसा होता है। 10वां पॉइंट है विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। ठीक है, यानी एक सीक्वेंस में होगा विकास और व्यवस्थित तरीके से होगा। 11वां पॉइंट है विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। पहले जैसे गर्भ में भी पहले बच्चे के सर का विकास होता है, फिर आपको धड़ का विकास होता है। तो इसको हम सिरोपरीक्षय या शीर्षगामी सिद्धांत भी कहते हैं कि विकास सिर से पैर की तरफ होता है, और इस सिद्धांत को सिरोपरीक्षय सिद्धांत या सिरोपदाभिमुखी सिद्धांत या मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत या अंग्रेजी में सेफाकोडन थ्योरी भी कहते हैं। 12वां पॉइंट है विकास शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि की ओर होता है। जैसे कि कोई बच्चा है, वह पहले अपनी रीढ़ के हड्डी पर, रीढ़ का हड्डी जो है ना, वो शरीर का सेंट्रल पार्ट होता है, तो पहले उस पर नियंत्रण स्थापित करना सीखता है, फिर वो अन्य अंगों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना सीखता है। यानी विकास शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ होती है, परिधि की तरफ होती है। इसको हम समीप दूराभिमुख सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। 13वां पॉइंट है विकास समग्र से अंश की ओर होता है। विकास जो है समग्र से अंश की ओर होता है। ठीक है, अरे 11 में क्या कह रहा है, विकास सिर से पैर की तरफ होती है। जैसे बोले ना कि गर्भ में सबसे पहले बच्चे के सिर का निर्माण होता है, फिर आपको धड़ का यानी निचले हिस्से का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिरोपरीक्षय सिद्धांत या सिरोपदाभिमुखी सिद्धांत या मस्तिष्काधोमुखी यानी अधोमुखी मना हुआ नीचे की तरफ, या सेफाकोडन थ्योरी कहते हैं। और 12वां है विकास शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि की ओर होता है। पहले जो है शरीर का जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट हमारे शरीर का रीढ़ का हड्डी है, तो पहले उस पर बच्चा कंट्रोल करना सीखता है, फिर शरीर के अन्य हिस्सों पर वह कंट्रोल करना सीखता है। तो यही है कि विकास जो है शरीर के सेंट्रल पार्ट से उसका जो सरकमफेरेंस होता है, परिधि होता है, उसकी ओर होता है। इस क्रिया को, इस सिद्धांत को हम समीप दूराभिमुख सिद्धांत कहते हैं। और 13वां पॉइंट है विकास समग्र से अंश की ओर होता है। जैसे कि बच्चा पहले जो है अपनी पूरे कलाई पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर वह उंगलियों पर नियंत्रण करना क्या करता है, सीखता है। तो विकास समग्र से अंश की तरफ होता है। इसको हम एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो यह 13 का 13 पॉइंट जो है आपको एग्जाम की दृष्टि से हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। एकदम एक एक शब्द, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, पूरा इसको घोर के पी जाना है।
अगला जो पॉइंट है वह है आपको बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है? ये बाल विकास की अवस्था को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट के दिमाग में, क्योंकि अलग अलग सर आप माइक से फिर दूर हो गए, आवाज कम आ रही है। दूर हो गए, अब जा रही है। यस सर, अब आ रही है, अब ठीक है। सर 9 नंबर में क्या कह रहा है सर, नहीं समझे हैं। एक जीव जाति के सभी सदस्यों में विकास का क्रम सदृश होता है। यानी जैसे कि मान लेते हैं गाय का कोई बच्चा है, तो दुनिया में जितनी भी गाय है सबका बच्चा जन्म के बाद तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है। ठीक है? और फिर वह आपको 1 साल में 2 साल में वह जो है उसमें प्रजनन की भी क्षमता 2 साल के बाद आ जाती है ना। तो गाय के बच्चे जो भी है तो उनमें विकास का जो क्रम है ना, विकास का जो स्वरूप है वो एक जैसा होगा। इसी तरह जितना भी मानव जाति का बच्चा है तो सब पहले एकदम लूंज पुंज शिशु के रूप में जन्म लेता है। सब कुछ दिनों के बाद एक समय है कि साल भर के बाद लगभग वो खड़ा होना चलना फिरना सीखता है। फिर मतलब ऐसा है कि किशोरावस्था आते 12, 13, 14 वर्ष में उसमें यौन परिपक्वता आती है। तो मानव जाति का जो भी आपको बच्चा है सबके विकास का जो क्रम है जो स्वरूप है वह एक जैसा होता है। इसी तरह कोई भी जीव जाति है उस जीव जाति के सभी सदस्यों के विकास का जो स्वरूप है वह एक जैसा होता है। इसी को हम कहते हैं विकास क्रम की एक रूपता या समान प्रतिमान या मॉडल का सिद्धांत। समझे? अब है बाल विकास की अवस्थाएं। देखिए, बाल विकास की अवस्थाओं को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट के दिमाग में, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो है समग्र मन टोटल होता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो है बाल विकास की अवस्थाओं को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया है, लेकिन यहाँ पर वो वर्गीकरण मैंने लिखा है जिसको कि सीटेट मानती है और जिनके आधार पर सीटेट क्वेश्चन देती है। उसमें मेनली 2 अवस्था है, एक प्रसव पूर्व का और एक प्रसव बाद का। तो प्रसव पूर्व अवस्था जो है वह गर्भाधान से 40 सप्ताह या 9 महीने तक होती है, और प्रसव पश्चात जो अवस्था है उनका आपको फिर 5 गो यहाँ वर्गीकरण लिखे, 4 मेन होता है उसमें। पहला है शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, 0 से 2 वर्ष। अब कुछ मनोवैज्ञानिक शैशवावस्था को 0 से 6 वर्ष भी मानते हैं, लेकिन आपको याद रखना है शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर शैशवावस्था या प्रारंभिक बचपन जो है वह आपको 3 से 5 वर्ष याद रखना है। कभी कभी ये 3 से 5 को 2 से 6 भी दे देता है, यानी 2 लास्ट और 6 शुरू, और नहीं तो 3 शुरू और 5 का अंतिम तक। तो 3 से 5 या 2 से 6 ये जो है आपको हो गया पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बचपन। बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष, और मध्य बचपन 6 से 10, कभी कभी या 6 से 11 भी रहता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एवरेज जो उम्र अवधि है उसको आपको याद रखनी है। ठीक है? ये वर्गीकरण हो गया। और सुचिता करिए 11 को फिर से बता दीजिए। बाप रे बाप, इस सिर से पैर नहीं समझते हैं। जन्म के बाद जन्म के पूर्व, ठीक है, गर्भ में बच्चे के पहले सर का निर्माण होता है, जिसको माथा कहते हैं,
उनके बाद जो है उनका जो शरीर का निचला हिस्सा है उनका निर्माण और विकास होता है। ठीक है, तो यही है आपको सिरो पृक्षीय सिद्धांत। जन्म के बाद भी जैसे कि बच्चा जो है पहले पूरा कलाई घुमाना सीखता है, फिर कलाई से नीचे की तरफ उनका विकास होता है, फिर वह पंजा पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर जो है वह आपको अंगुलियों को मूव करना सीखता है। तो विकास ऊपर से नीचे की तरफ होती है शरीर में, इसी को सिरोपरीक्षीय सिद्धांत कहते हैं। वर्तुलाकार माने टेढ़ा मेढ़ा। अब है आपको अरे किनका माइक ऑन करके कौन हंस रहे हैं? सबका माइक हम म्यूट कर देंगे। गजब स्थिति है। केंद्रीय भाग का मतलब है चंचला कि शरीर का जो केंद्रीय भाग है वो है हमारे रीढ़ की हड्डी, और कमर वाला जो पोर्शन है ना, वो शरीर का रीढ़ की हड्डी और कमर वाला पोर्शन ये शरीर का केंद्रीय भाग है, सेंटर पार्ट है। तो विकास जो होता है वह केंद्रीय भाग से जो बाहरी हिस्सा है शरीर का उनकी तरफ होता है। जैसे बच्चा पहले अपने रीढ़ की हड्डी पर नियंत्रण करना सीखता है, संतुलन सीखता है, उनके बाद फिर अन्य जो शरीर का हिस्सा है, चाहे वह ऊपर वाला गर्दन वाला हिस्सा हो या नीचे वाला टांग वाला हिस्सा हो, उनके बाद उस पर कंट्रोल करना वह सीखता है। यही है आपको समीप दूराभिमुख सिद्धांत, यानी विकास शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि की तरफ होती है। चलिए अब आगे है स्थूल और सूक्ष्म पेशीय कोषण या गतिक कोषण। ठीक है, स्थूल पेशीय कोषण किसको कहते हैं और सूक्ष्म पेशीय कोषण या गतिक कोषण किसको कहते हैं? शरीर की गति से जुड़ा हुआ ऐसी दक्षता जिसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, मोटा दिमाग से भी काम चल जाता है, वह है स्थूल पेशीय कोषण। जिसमें थोड़ा महीन दिमाग लगाना पड़े, दिमाग को ज्यादा कंसंट्रेट जिस गति को करने में करना पड़े, उसको कहते हैं सूक्ष्म पेशीय कोषण। जैसे कि दौड़ना है, कूदना है, उछलना है, नाचना है, एक पैर पर संतुलन बना करके खड़ा होना है, सीढ़ी चढ़ना है, तो इस सब में आपको ज्यादा महीन दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये आपको स्थूल पेशीय कोषण हो गया ना। और सूक्ष्म हो गया, जैसे लिखना है या चित्र बनाना है या रंग भरना है या सिलाई करना है या पैर के अंगूठे से मिट्टी गोल करना है, इस सब में थोड़ा महीन दिमाग लगाने की जरूरत होती है शरीर के इन गतियों के लिए। तो ये आपको सूक्ष्म पेशीय कोषण है। तो जितना एग्जाम्पल है ना स्थूल और सूक्ष्म का, इनको पूरा पूरी रट लीजिएगा कि कौन स्थूल है और कौन सूक्ष्म है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें कौन स्थूल पेशीय कोषण है या इनमें कौन सूक्ष्म पेशीय कोषण है, तो उनको जो है आपको फिर सॉल्व करना है। अब इधर जो हम बाल विकास की अवस्था बताए थे, उन अवस्थाओं की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। पहला है आपको, चलिए सबका माइक हम म्यूट कर देते हैं, बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब माइक ऑन करके आप लोग खिला कीजिए। स्थूल का मतलब बड़ा होता है, ग्रॉस मोटर स्किन उसको कहते हैं। ठीक है, जिसमें शरीर के माने बड़ी मांसपेशी का लोच होता है उसको स्थूल कहते हैं। ये दिमाग में बैठाने के लिए आप लोगों को बताए कि जिसमें कम दिमाग लगाना पड़े, उतना महीन दिमाग नहीं लगाना पड़े, वह स्थूल है, और जिसमें महीन लगाना पड़े वह सूक्ष्म है।
हाँ, संतुलन बनाना भी स्थूल है। एक पैर पर आप संतुलन बनाइएगा, एक पैर मोड़ के एक पैर पर खड़ा होइएगा, तो उसमें कौन बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। अब हम लोग बाल विकास के प्रमुख अवस्थाओं की विशेषताओं को जानते हैं। सबके पास आवाज कट के जा रही है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग बाल विकास के प्रमुख अवस्था की विशेषता जानते हैं। पहला है आपको प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था जो है गर्भाधान से 40 सप्ताह या 280 दिन या 9 महीने की होती है। प्रसव पूर्व अवस्था में बच्चे का केवल शारीरिक और गामक विकास होता है। शारीरिक यानी जब बच्चा गर्भ में पलता है तो दो ही तरह का विकास होता है। एक आपको शरीर का विकास होता है, दूसरा बच्चा गर्भ में ही मूवमेंट करना, न हाथ पैर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो गर्भ में बच्चा का प्रसव पूर्व यानी प्रसव से पहले, बच्चा जन्मने से पहले पेट में बच्चे का दो ही तरह का विकास होता है, एक शारीरिक और दूसरा गामक विकास। ठीक है। और प्रसव पूर्व अवस्था में गामक का मतलब वही ना बोले पिंकी, पेट में बच्चा जो हाथ पैर फेंकता है ना, मूव करता है, उसी को गामक विकास कहते हैं। अब प्रसव पूर्व अवस्था में बच्चे का जो स्वास्थ्य है वह माँ के स्वास्थ्य, ठीक है, यानी माँ का जैसा खान पान रहन सहन होगा उनका प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास पर। क्योंकि गर्भ में पल रहा बच्चा अपना टोटल डेवलपमेंट माँ से ही लेता है, टोटल न्यूट्रिएंट्स। और साथ ही साथ गर्भवती माँ जिस परिवेश में रह रही है उस परिवेश का जो विरूप जनन तत्व है, यानी जो भी उस परिवेश में मौजूद प्रदूषित कण है न, प्रदूषक है, उनका प्रभाव आपको गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। ठीक है। माँ का जैसा स्वास्थ्य रहेगा और माँ जिस तरह के परिवेश में रहेगी, उस परिवेश में मौजूद यदि कोई हानिकारक चीज है तो उनका प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इनके बाद है आपको शैशवावस्था। नहीं, मानसिक विकास गर्भ में नहीं होता। शैशवावस्था जो है वो आपको 0 से 2 वर्ष है। इस अवस्था में विकास की दर जो है अन्य सभी अवस्थाओं से सबसे तेज होती है। जितना जल्दी जल्दी परिवर्तन शैशवावस्था में होता है उतना जल्दी परिवर्तन विकास की अन्य अवस्थाओं में नहीं होता। उतना परिवर्तन जो है आपको विकास की अन्य अवस्थाओं में नहीं होता। तो विकास का जो दर है वह सबसे तेज शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में जितने भी प्रकार का विकास है सारा विकास लगभग प्रारंभ हो जाता है, चाहे शारीरिक हो, संज्ञानात्मक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, सभी प्रकार का विकास शैशवावस्था में शुरू हो जाता है। शैशवावस्था में बच्चे अभिभावक पर निर्भर ज्यादा होते हैं। हालांकि बच्चे में कुछ जन्मजात लक्षण होती है जीवन को बनाए रखने के लिए, लेकिन फिर भी शैशवावस्था में बच्चे अभिभावक पर ज्यादा निर्भर होते हैं। शैशवावस्था में बच्चे जो है मूल प्रवृत्ति और प्रतिवर्ती क्रिया की प्रधानता दिखलाते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है आप लोगों को पता होगा कि वैसी क्रियाएं जो जन्मजात होती है और मतलब जिनको करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, जो अपने आप हो जाती है, उसको हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे आंखों के पलक का झपकना,
खांसना, छींकना, ये सब क्या है आपको प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जो अपने आप हो जाती है ना। और मूल प्रवृत्ति किसको कहते हैं? जन्मजात जो प्रवृत्ति हम में आती है, किसी बच्चे में आती है, उनको मूल प्रवृत्ति कहते हैं। तो जैसे जन्म के तुरंत बाद आपको बच्चा जो है माँ के स्तन को चूसता है, जबकि उनको चूसना कोई सिखाया नहीं है, वो जन्मजात उसमें आई है, तो वो मूल प्रवृत्ति है। तो शैशवावस्था में मूल प्रवृत्ति और प्रतिवर्ती क्रियाओं की प्रधानता देखने को मिलती है। शैशवावस्था में बच्चे आसक्ति का भी प्रदर्शन करते हैं। आसक्ति हुआ कि किसी भी बच्चे के जो पालन पोषण करता होते हैं, बच्चे का उस पालन पोषण करने वाले लोग से स्वाभाविक लगाव होता है। इस लगाव को आसक्ति कहते हैं। आप देखिएगा कि 6 महीने का बच्चा अपनी माँ की गोद से निकलकर किसी अपरिचित या कम परिचित व्यक्ति के गोद में नहीं जाना चाहता है, ये आसक्ति ही है। ठीक है, यानी शिशु का अपने पालनकर्ता से जो स्वाभाविक लगाव होता है उसको आसक्ति कहते हैं, और इस आसक्ति का प्रदर्शन शैशवावस्था में बच्चे करते हैं। शैशवावस्था में बच्चे में वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट नॉन परमानेंस का गुण पाया जाता है। यानी बच्चे के आंख के सामने जो चीज रहती है, बच्चे उनके अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो चीज उसके आंख के सामने नहीं होती वह उसको भूल जाते हैं, उनका फिगर उनके दिमाग में नहीं बनता है। ठीक है, इसी को वस्तु अस्थायित्व कहते हैं, जो शैशवावस्था का लक्षण है। अब आगे है आपको उत्तर शैशवावस्था। आसक्ति, माँ के गोद से बच्चा निकलकर किसी अपरिचित व्यक्ति के गोद में जाने पर रोने लगता है। क्यों? क्योंकि माँ जिससे उनका संपर्क ज्यादा रहा है ना, जिससे वह पूरी तरह परिचित है, वह उसके गोद में अपने को सुरक्षित महसूस करता, उनके प्रति उनके मन में एक लगाव होता है, प्रेम होता है, उसी को हम आसक्ति कहते हैं। अब है उत्तर शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बचपन। 3 से 5 या 2 से 6, जो रहे ऑप्शन में वही इसका उम्र सीमा होगा। ठीक है, इस अवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हम लोग देख लेते हैं। उत्तर शैशवावस्था को खिलौना की अवस्था कहते हैं, क्योंकि बच्चे खिलौने से खेलना इस अवस्था में ज्यादा पसंद करता है, इसको टॉयज स्टेज कहा जाता है। उत्तर शैशवावस्था में बच्चों में अनुकरण करने की जो है तीव्र प्रवृत्ति देखने को मिलती है। उनके माता पिता या जो परिवार के अन्य लोग हैं, जिस तरह से वह उठते बैठते चलते फिरते हैं, बच्चे उसका तेजी से अनुकरण करते हैं। तो अनुकरण करने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। जिज्ञासा भी काफी ज्यादा होता है बच्चों में। इस अवस्था में बच्चे बहुत सारे प्रश्न अपने बड़ों से क्या करते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं। ठीक है, तो जिज्ञासा भी काफी ज्यादा होती है पूर्व बाल्यावस्था में। आवाज जा रही है ना? ओके ओके।
हाँ हाँ हाँ, क्या हाल है? जा रही आवाज? ओके। वो नया सिस्टम से जो पढ़ा रहे थे ना, वो एकाएक अपडेट मांगा, वो मेरे हाथ से क्लिक हो गया, तो वो फिर तभी वो अपना अपडेट हो रहा है, तभी मोबाइल में खोले हैं अभी। ओके। तो हाँ, उसके बाद आपको पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व, वस्तु अस्थायित्व में अस्थायित्व के गुण को क्या करते हैं, दिखलाते हैं। यानी कोई वस्तु यदि उनके आंख के सामने से ओझल हो जाए तो भी उनके दिमाग में उनका चित्र जो है बना हुआ रहता है कि वो वस्तु अस्थाई है, ऐसा उनके दिमाग में रहता है। तो वस्तु अस्थायित्व का गुण पूर्व बाल्यावस्था में आ जाता है। ये जो पूर्व बाल्यावस्था 3 से 5 वर्ष की अवधि होती है, ये आपको बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से काफी क्या होती है, संवेदनशील होती है। बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से यह अवधि काफी संवेदनशील होती है। कौन सी अवधि? तो पूर्व बाल्यावस्था की अवधि। क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा का जो अर्जन है वो इसी अवस्था में करते हैं। ठीक है, बच्चे जब तक 5-6 वर्ष के होते हैं वे अपनी मातृभाषा के जटिल तंत्र की समझ जो है बना लेते हैं। ठीक है, तो भाषा विकास हेतु यह अवधि जो है बहुत ही संवेदनशील होती है। पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बचपन में बच्चे जो है अहंग केंद्रिता दिखलाते हैं, यानी उनमें मैं की भावना होती है। उनको लगता है कि वो जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, किसी दूसरे के सोच को वह स्वीकार नहीं करते हैं। आप देखिएगा 3 से 5 वर्ष का कोई बच्चा है, उसको आप लाख कहिए कि बच्चा बाबू उस वहाँ पर नहीं जाओ या उस चीज़ पर नहीं चढ़ो, फिर भी वह चढ़ जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि जो वह सोच रहा है वही केवल सही है, दूसरे के सोच और तर्क को वह स्वीकार नहीं कर पाता। यानी उनमें अहं केंद्रिता देखने को मिलती है। साथ ही साथ पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे में आत्म केंद्रिता भी देखने को मिलती है। आत्म केंद्रिता मन हुआ स्वार्थ की भावना। 4-5 वर्ष का बच्चा है, उनको आप चॉकलेट खरीद करके दे दीजिए तो फिर वह चॉकलेट आपको भी नहीं देगा, वो अपने जो खास भाई बहन है उससे भी वह शेयर करना नहीं चाहेगा। यानी उसमें स्वार्थ की भावना होती है, केवल खुद के बारे में ही वह सोचते हैं। इसको हम आत्म केंद्रिता कहते हैं। ये भी आपको प्रारंभिक बचपन का एक गुण है। साथ ही साथ कई तरह के स्थूल और सूक्ष्म कौशल का इस अवस्था में बच्चों में विकास होता है। उनके बाद आपको बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था विद्यालय की अवस्था होती है। आप जिस सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, इनके बाद जब आप प्रारंभिक शिक्षक बनेंगे तो आप इसी उम्र के बच्चे को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। देखिए, ये बाल्यावस्था में बच्चा जो है ना, वह समूह में खेलना, कार्य करना और दोस्त बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, यानी समूह में ग्रुप वर्क ये इसको बहुत पसंद होता है। इसीलिए आपको भी शिक्षा शास्त्र में पढ़ाया जाता है कि प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों को अधिक से अधिक समूह कार्य करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे समूह में कार्य करना और सीखना इस उम्र में पसंद करते हैं। साथ ही साथ बाल्यावस्था में बच्चे हम उम्र लोगों से
दोस्ती करना भी क्या करते हैं, पसंद करते हैं। बाल्यावस्था को खेलने की अवस्था भी कहा जाता है, उनको कहा जाता है खिलौना की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था को, और बाल्यावस्था को अपने साथियों के साथ खेलने की अवस्था भी कहा जाता है। मध्य बाल्यावस्था का वही विशेषता होगा जो बाल्यावस्था का है, ठीक है। ये भी 6 से 12 है, वो भी 6 से 10 है, वो लगभग एक ही विशेषता होगा। उसके बाद बाल्यावस्था में बच्चे में कई तरह के नैतिक और सामाजिक गुणों का क्या होता है, विकास होता है। बाल्यावस्था में बच्चे केवल मूर्त वस्तुओं पर ही तार्किक चिंतन करने में सक्षम होते हैं न, जो चीज उनके आंख के सामने नहीं होती उन पर वह तर्कपूर्ण चिंतन नहीं कर पाते। इसलिए हमको सलाह दी जाती है कि प्रारंभिक विद्यालयों में हमारा शिक्षण कार्य हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। बाल्यावस्था में बहुत सारे सूक्ष्म कौशलों का बच्चों में विकास होता है। ये सारी बातें हो गई किसके बारे में, बाल्यावस्था के बारे में, ठीक है। आगे जो है हम लोग किशोरावस्था को देखेंगे, 13 से 18 बरस। किशोरावस्था का अंग्रेजी एडोलसेंस होता है और इनका अर्थ होता है यौन परिपक्वता का काल, ठीक है। 2 सेकेंड 2 मिनट हमारी माइक बंद रहेगी। हाँ, आवाज जा रही है? ओके ओके। तो किशोरावस्था में बच्चे में यौन परिपक्वता आ जाता है। यौन परिपक्वता जो है लड़कियों में पहले आता है, यानी 11-12 वर्ष में लड़की में आपको यौन परिपक्वता आ जाता है, और लड़कों में थोड़ा बाद में आता है। 13-14 वर्ष में आपको लड़कों में यौन परिपक्वता आ जाता है। किशोरावस्था में बच्चे स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहते हैं, और इस स्वतंत्रता में यदि कोई अंकुश लगाने वाला हो तो उनके मन में विद्रोह की भावना भी जन्म लेती है, और यह संवेगों के उतार चढ़ाव का काल होता है। कभी बच्चे भावना में बहकर काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, तो काफ़ी फिर तुरंत वह निराशा में डूबकर अपने को बहुत नीचा भी महसूस करते हैं। यानी भावनाओं का उतार चढ़ाव किशोरावस्था में काफ़ी चलता है। इसलिए इसको स्टेनले हॉल नाम के मनोवैज्ञानिक ने तूफानों की अवस्था भी कहा है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल किलपेट्रिक नामक विद्वान ने माना है, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो इसलिए किलपेट्रिक महोदय किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल मानते हैं। वहीं किशोरावस्था कैरियर निर्माण का भी समय होता है। तो टीन एच नामक मनोवैज्ञानिक किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल भी कहते हैं। वास्तव में किशोरावस्था मानव विकास का संक्रमण काल है, क्योंकि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक बच्चा जो है परिपक्व मनुष्य के रूप में परिवर्तित होता है। यानी युवा और बच्चे के बीच का जो समय है वो किशोरावस्था है। तो इसलिए इसको संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है।
किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, यानी अपने ग्रुप उम्र के अन्य दोस्तों के साथ ग्रुप बनाकर उनके सुख दुख में भाग लेना न, ये चीज वो पसंद करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था को टीन एज, गैंग एज आदि के नाम से भी जाना जाता है। नैयर संक्रमण काल उसको कहा जाता है जिसमें कि लोग एक स्टेज से दूसरी स्टेज की ओर चेंज हो रहे होते हैं। तो एक बच्चा युवा बन रहा होता है किस दौरान? किशोरावस्था के दौरान। इसीलिए किशोरावस्था को संक्रमण काल कहते हैं। यहां पर एक और शब्द है संवेदनशील अवधि। ये संवेदनशील अवधि क्या होती है? किसी खास प्रकार के विकास के लिए जो सबसे उपयुक्त अवधि होती है उसको संवेदनशील अवधि कहते हैं। जैसे कि भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था बहुत ही उपयुक्त अवधि है, तो इसीलिए उसको भाषा विकास की दृष्टि से संवेदनशील अवधि कहा जाता है। इसी तरह आपको समाजीकरण की दृष्टि से बाल्यावस्था बहुत महत्वपूर्ण अवधि है, इसीलिए बाल्यावस्था को समाजीकरण के लिए संवेदनशील अवधि मानी जाती है। यौन विकास के लिए किशोरावस्था बहुत ही उपयुक्त अवधि है, इसीलिए किशोरावस्था को यौन विकास के लिए संवेदनशील अवधि कहा जाता है। यानी जीवन की वह अवधि जो किसी खास विकास के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है वह उस विकास के लिए संवेदनशील अवधि कहलाती है। हाँ, सूक्ष्म कौशलों का विकास जो है पूर्व में भी होता है, शुरू हो जाता है पूर्व से ही। जैसे लिखना, चित्र बनाना, ये सब शुरू कर देता है बच्चा पूर्व से ही, लेकिन बाल्यावस्था में फिर होता है। तो फिर ऐसा थोड़े है कि पूर्व से शुरू हुआ तो फिर वह अन्य अवस्थाओं में नहीं होगा। वो तो लेखन कला का विकास है, तो वो तो जीवन पर्यंत होता रहेगा न, या चित्र बनाने की कला है जीवन पर्यंत होता रहेगा, लेकिन शुरुआत उसकी वहां से होती है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरह के पेशीय कौशल के विकास की शुरुआत जो है वो पूर्व बाल्यावस्था से होती है। फिर टीन एज जो है जीवन का बसंत काल कहा है किशोरावस्था को। चलिए, ये बाल विकास से संबंधित बातें आई। अब अगला जो पॉइंट है वह है आनुवांशिकता और पर्यावरण। मैं जैसा देख पा रहा हूं कि 178 में 102 तक पहुंचा था, अभी 98 लोग जुड़े हुए हैं। मैं आगे पढ़ाऊं उससे पहले आप लोग चैट बॉक्स में यस सर लिखिए तो मैं जान पाऊं कि कौन कौन लोग जुड़े हैं। यस सर लिखने से अच्छा अपने शहर का आप नाम लिखिए जहां से आप जुड़े हैं। ओके, ओके,
चलिए, इतने लोग जुड़े हैं, अभी भी बहुत सारे लोग एब्सेंट भी हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है आनुवांशिकता और वातावरण के बारे में। देखिए, मानव के विकास के मुख्य रूप से दो आधार होते हैं, एक आनुवांशिकता और दूसरा वातावरण। आपका ही जो विकास हुआ, इसमें आपके माता पिता से आपको जो जीन प्राप्त हुए हैं उनका योगदान रहा है, और आप जिस वातावरण में पले बढ़े हैं उनका योगदान रहा है। कहने का मतलब है कि किसी भी बच्चे के विकास में माता पिता से प्राप्त होने वाले जीन का भी योगदान होता है, और वह जिस भौतिक, जैविक और सामाजिक पर्यावरण में पलता बढ़ता है उनका भी क्या होता है, योगदान होता है। और जब इन दोनों के बीच अंतःक्रिया होती है, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच, तो व्यक्ति का विकास होता है, या व्यक्ति जो सीखते हैं, अधिगम होता है, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व, बुद्धि। यानी आपको याद रखना है कि विकास जो है वह आनुवांशिकता और वातावरण के अन्योन क्रिया का परिणाम है। अधिगम भी जो है इन दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम है। व्यक्तित्व जो है वो भी आनुवांशिकता और वातावरण के परस्पर क्रिया या अंतःक्रिया का परिणाम है। और मानव की बुद्धि जो है वो भी आनुवांशिकता और वातावरण के परस्पर क्रिया या अंतःक्रिया का क्या है, परिणाम है। देखिए, प्रकृति पोषण विवाद। प्रकृति पोषण विवाद जो है वो क्या है, तो प्रकृति का मतलब होता है आनुवांशिकता और पोषण का मतलब होता है वातावरण। तो मनोवैज्ञानिकों के बीच इस बात को लेकर के विवाद है कि व्यक्ति के विकास पर प्रकृति अर्थात आनुवांशिकता का ज्यादा प्रभाव पड़ता है अथवा पोषण अर्थात वातावरण का। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों के विकास पर प्रकृति का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों के विकास पर पोषण या वातावरण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसी विवाद को हम लोग प्रकृति पोषण विवाद के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए, आनुवांशिकता का प्रभाव तो हर एक तरह के विकास पर पड़ता है, लेकिन शारीरिक ढांचे का जो निर्धारण होता है किसी भी व्यक्ति के, उसमें आनुवांशिकता का योगदान थोड़ा ज्यादा होता है। और सीखने की जो निर्योग्यताएं हैं, जिसको हम आगे आप लोगों को अधिगम और सख्तता के बारे में बताएंगे, डिस्प्रेक्सिया, डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया, ये सब बताएंगे। तो इन दोनों ही चीजों में, सीखने की निर्योग्यताओं में यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज में, और आपको जो फिजिकल डेवलपमेंट है इनमें, इन दोनों में आनुवांशिकता का प्रभाव कुछ ज्यादा होता है। वातावरण का भी होता है लेकिन आनुवांशिकता का कुछ ज्यादा होता है। और जो कोई भी विकास है उन पर दोनों का ही प्रभाव आपको पड़ता है। किसका कितना पड़ता है ये सुनिश्चित नहीं है। ये नहीं है कि आनुवांशिकता का प्रभाव 40% या वातावरण का प्रभाव 60%, ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है निर्धारित कि किसी व्यक्ति के विकास पर इतना प्रभाव आनुवांशिकता का पड़ेगा, इतना प्रभाव वातावरण का पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, दोनों का प्रभाव पड़ता है, कम बेसी वो हो सकता है। देखिए, आपको क्वेश्चन पेपर में शारीरिक ढांचा में आंख भी आ जाता है नैयर। आपको क्वेश्चन पेपर में
आनुवांशिकता के बदले में पितृक, वंशानुगत लक्षण, जीन संरचना, प्रकृति आदि शब्द भी दिया रह सकता है, तो आपको उसे आनुवांशिक गुण ही समझना है। इसी तरह वातावरण के पर्यायवाची के रूप में पर्यावरण, परिवेश, समवयस्क ये सब शब्द यूज में लाया जा सकता है, तो इन सब शब्दों को आपको वातावरण ही समझना है। आगे है जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? मनुष्य के वे लक्षण जो खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ते उसको जीनोटाइप कहते हैं, जबकि मनुष्य के वे लक्षण जो खुली आंखों से दिखाई पड़ते हैं उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। जैसे शरीर के अंदर जो कोशिकीय संरचना है या और भी बहुत सारी चीजें हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोनों की मात्रा है, ये सब चीज हमको खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, तो वो आपको क्या है? जीनोटाइप है। जो बाहरी चीज है जैसे त्वचा का रंग, बालों का रंग, आंख का ढांचा, ये सब चीज बाहर से आपको दिखाई पड़ता है, तो ये आपको फिनोटाइप हो गया। ये हो गया आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में। चलिए आगे जो 9वां पॉइंट है वह है आपको समाजीकरण। समाजीकरण क्या है? समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन और समायोजन, इन दोनों शब्द को एकदम याद रखिएगा। दोनों शब्द क्या, इस नोट के एक एक शब्द को याद रखिएगा। क्वेश्चन आंसर पर जब डिस्कशन करेंगे तो यही सारी बात सामने आपको निकल करके आएगी। समाजीकरण क्या है? समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन और समायोजन जो है वह समाजीकरण कहलाता है। अब अनुकूलन क्या है और समायोजन क्या है आपको, ठीक है? तो समाज में बहुत सारे ऐसे मापदंड होते हैं जिसे हूबहू हम ग्रहण कर लेते हैं, तो वो आपको अनुकूलन है। लेकिन समाज में आपको कुछ ऐसे भी मापदंड हो सकते हैं जिसमें संशोधन की जरूरत होती है और उस संशोधन के साथ हम उसे ग्रहण करते हैं। इस चीज को हम समायोजन कहते हैं। जैसे समाज में बहुत सारी गलत प्रथाएं होती है, हम उन गलत प्रथाओं को अस्वीकृत कर जो हमको उचित लगता है उसको ग्रहण करते हैं, तो ये समायोजन है। लेकिन समाज में बहुत सारे नियम, बहुत सारी प्रथाएं जो है वो हूबहू हम ग्रहण कर लेते हैं, वो आपको अनुकूलन है। तो ये अनुकूलन और समायोजन जब दोनों चीज होगा तब उसको समाजीकरण कहेंगे। कोई बच्चा बिना किसी प्रश्न उठाए यदि सारी बातों को मान रहा है, सारे नियमों को ग्रहण कर रहा है, तो उसको समाजीकरण नहीं कहा जाएगा। या कोई बच्चा केवल प्रश्न ही उठाता है, समाज के किसी नियम को नहीं मानता है, केवल अपना ही मापदंड तैयार कर रहा है, तो उनको भी समाजीकरण नहीं कहा जाएगा। समाजीकरण तब कहा जाएगा जब जो सही है उनको स्वीकार कीजिए, जो गलत है उन पर डिस्कस कीजिए, समाज में उनके संशोधन के लिए कोशिश कीजिए, तो उसको क्या कहा जाता है? समाजीकरण कहा जाता है। तो समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन और समायोजन समाजीकरण कहलाता है। विकास और अधिगम की तरह ही, विकास और अधिगम माने सीखना, विकास और अधिगम की तरह ही समाजीकरण भी जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वह कभी रुकती नहीं है। समाजीकरण का प्रारंभ परिवार से होता है और शैशवावस्था से होता है। समाजीकरण का प्रारंभ शैशवावस्था से होता है और परिवार से होता है। समाजीकरण के जो भी कारक हैं उनको हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक निष्क्रिय कारक और दूसरा सक्रिय कारक। निष्क्रिय कारक उसको कहते हैं जो समाजीकरण में उतना ज्यादा योगदान नहीं देते। जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में लोग जाते हैं, आराम से बैठते हैं, किताबें पढ़ते हैं, फिर वहां से निकलकर चले आते हैं। ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी में जाकर के वह बहस करते हैं या लाइब्रेरी में जाकर के वो जो है एक दूसरे से रिलेशन स्थापित करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता न। तो वो लाइब्रेरी जो है वो आपको समाजीकरण का क्या हो जाएगा? निष्क्रिय कारक हो जाएगा।
सक्रिय कारक उसको कहेंगे जो समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं। हालांकि ज्यादातर सक्रिय कारक का जो दो प्रकार है, एक प्राथमिक या मुख्य कारक और दूसरा द्वितीयक या गौण कारक। एग्जाम में क्वेश्चन केवल इसी से ज्यादातर पूछता है। प्राथमिक या मुख्य कारक कौन है? तो परिवार, मित्र और पास पड़ोस ये तीन गो चीज, परिवार, मित्र, पास पड़ोस, ये समाजीकरण के प्राथमिक या मुख्य कारक है। परिवार, मित्र और पास पड़ोस समाजीकरण के प्राथमिक या मुख्य कारक है। जबकि इनके अलावे चाहे विद्यालय हो, समाज हो, जनसंचार के माध्यम जिसको मीडिया कहते हैं अंग्रेजी में, चाहे वह मीडिया प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल मीडिया हो, उनके बाद क्लब किसी भी प्रकार का, राजनीतिक दल, धार्मिक संस्थाएं, ये सब आपको समाजीकरण के द्वितीयक या गौण कारक है। तो कौन प्राथमिक या मुख्य कारक है और कौन द्वितीयक या गौण कारक है, इनको याद रखना है। देखिए, जनसंचार के माध्यमों की बढ़ती पहुंच ने समाजीकरण को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों से प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए, आज मोबाइल घर घर पहुंच गई है। इस मोबाइल ने क्या किया है? आदमी को आदमी से दूर कर दिया है। घर के 5 मेंबर हैं, वह कभी इकट्ठे बैठकर हंसी ठिठोली नहीं करते, सब अपने अपने मोबाइल में खोए रखते हैं न। गांव घर भी इस मोबाइल के कारण वीरान होता जा रहा है। लोग आपसी संबंध बनाना और उसका पालन करना भूलते जा रहे हैं। तो वहां पर मोबाइल ने नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। लेकिन इस मोबाइल के कारण जो है, बहुत सारी अंधविश्वासों से पर्दा भी उठा है। मोबाइल में जो बहुत सारे समाचार लोग देखते हैं, इनके कारण वो सजग भी रहते हैं समाज के प्रति, देश के प्रति, राजनीति के प्रति। तो इस मोबाइल ने या जनसंचार के और भी जो माध्यम है, उनकी बढ़ती पहुंच ने समाजीकरण को पॉजिटिव रूप से और निगेटिव रूप से, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से क्या क्या है, प्रभावित किया है। चलिए, ये 9वां पॉइंट हो गया समाजीकरण के बारे में। अच्छा, ये बताइए, यदि कल मॉर्निंग में आप लोगों को 7 बजे से क्लास दे दिया जाए इसी सीडीपी के थ्योरी का, तो कैसा रहेगा? शाम को तो रहेगा ही, शाम को तो रहेगा ही। केवल कल, केवल कल। ये टाइम तो है ही, ये टाइम तो है ही। अरे, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी हो जाएगा। देखिए, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि समय हम लोगों के पास एकदम गिन चुन करके बचा हुआ है। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग क्वेश्चन भी ज़्यादा कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन फिर सिलेबस को कवर भी करना है। अच्छा, सलोनी को प्रॉब्लम है। अच्छा, देख लेते हैं। यदि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा ना, तो क्या किया जाए?
हाँ नेहा, मैंने ही ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। अच्छा, 6 से 7 चलेगा। ठीक है, सुबह में यदि 6 बजे, हमारे चूंकि 6 बजे के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। नेहा, आपको ये पीडीएफ शायद हम भेज चुके हैं, यदि नहीं भेजे होंगे तो भेज देंगे। सुबह में 6 बजे ना, ठीक है, तो 6 से 7 ही कर लेंगे। मोबाइल में चलता रहे, 1 घंटा सुबह में आज कर लेंगे, ठीक है, 6 से 7 कर लेंगे। फिर कल शाम में तो होवे करेगा, क्योंकि आज जो है रात में हम सोच रहे हैं इनके बाद 1 घंटा हमको बीपीएससी प्रधान शिक्षक का क्लास है। और उनके बाद हम सोच रहे हैं कि शेष समय आज जो है हम लगा दे रात में लिखने में, नोट को लिखने में हम लगा दे, क्योंकि हिंदी शोषण ये सब बचा हुआ, हिंदी आधा हुआ रात में, आधा उसमें बचा ही हुआ है। तो 1-2 दिन हमको मेहनत करना पड़ेगा, तो उससे आप लोगों को फायदा मिल जाएगा, ठीक है। मॉर्निंग में 6 बजे मैं इस सीडीपी को परसों तक में हम लोगों को ख़त्म करना है, ठीक है। तो आज ये क्लास, आज रात में और एक्स्ट्रा क्लास मैं नहीं लूँगा, आज मैं लिखने का काम ही कर लेता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग वाला 8 वीडियो मिथिलेश ग्रुप में आप लोग नहीं, ग्रुप में आप जुड़े हैं मिथिलेश, नया जो ग्रुप बना? मैं ग्रुप में पुनः वो रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मॉर्निंग में हम लोग 6 बजे मिलते हैं फिर।